नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की गई। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने सीधे भारतीय जनता पार्टी निवर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए सुनिए क्या कहा डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में और आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आज 2024 का जो नववर्ष है उसका पहला दिन है और पहले दिन आपसे हमारा मुलाकात हो रही है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको अपना परिचय दे दें। जी, डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल, आप और आपकी पूरी टीम को नए वर्ष की मंगल शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि ये नया वर्ष आपके पूरे इस टीम के लिए बेहतरीन गुजरे और देश में जो आज मीडिया के प्रति परसेप्शन है उसको बदलने में आपका चैनल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो नववर्ष तो आज से शुरू ही है, इसी वर्ष चुनावी माहौल भी है, चुनाव भी होना है अगर लोकसभा की बात करी जाए, और आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और आपका जाना माना चेहरा है, यहाँ से भी और बिहार से भी आपका अच्छा सिस्टम है। तो ये बताइए कि 2024 में कौन कौन से मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए भाई साहब, हमारी पार्टी जो हमारी जनवादी दर्शन और जनवादी नीति है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से देश में पूंजीवाद और फासीवाद मजबूत हुआ है और इतना मजबूत हुआ है कि आज डेमोक्रेसी एक तरह से कहने को रह गई है, करने में पूरी तरह से तानाशाही हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लक्ष्य भी रहा है कि देश में जो संविधान है इसको कमजोर करके, डेमोक्रेसी को कमजोर करके अप्रोक्ष रूप से एक तानाशाही सरकार का निर्माण करना जो इस देश के खास वर्ग के लिए काम करे और इस देश में दो तरह के तबकों का निर्माण करे, एक तरफ अमीर हो, दूसरी तरफ गरीब हो। हम लोग जनवादी हैं और हम चाहते हैं कि देश में समाजवाद, समानता और भाईचारा और पूंजी का विकेंद्रीकरण हो और हर आदमी के पास इतना धन हो और ऐसी शासकीय व्यवस्था हो कि कम श्रम में आदमी को जस्टिस मिल जाए, आदमी को रोटी मिल जाए, अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त उसको परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा चैलेंज इस देश के गरीबों के सामने पैदा किया है और जिस हिसाब से देश को लेकर जा रही है, जिस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था जा रही है, जिस हिसाब से देश के पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति सिमट रही है और जिस तरह से 5 किलो राशन और तमाम सारी व्यवस्थाओं को पा करके इस देश का गरीब भाजपा के साथ खड़ा होकर के अपने को सेटिस्फाइड महसूस कर रहा है। 10 साल अगर और भाजपा रह जाएगी तो लोगों को रोटी मिल जाए, इसी को विकास समझने लगेंगे। तो जनवादी पार्टी इन सब नीतियों को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। अच्छी बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करिए, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कब करेंगे? शिक्षा को आपने इतना महंगा कर दिया, आपने प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन को तो आपने फ्री कर दिया, लेकिन जिस एजुकेशन से लोगों को रोजगार मिलेगी, जो मेडिकल और आईआईटी की फीस, इंजीनियरिंग की फीस आपने इतना बढ़ा दिया कि इस देश का जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना छोड़ दे, ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दिया। और भारत के और सरकार के स्कूलों की वो स्थिति आपने बना दिया कि जहां शिक्षा है वहां गरीब पढ़ा नहीं सकता,
और जहां गरीब पढ़ा रहा है वहां की शिक्षा से उसको रोजगार नहीं मिल सकता। तो वन नेशन और वन इलेक्शंस की बात करने से पहले नरेंद्र मोदी जी को वन एजुकेशन और वन नेशन की बात करनी चाहिए। और जिस शिक्षा में ही दो तरह का शिक्षा होगी तो दो तरह का भारत तो बनेगा ही। और ये बीजेपी का लक्ष्य रहा है कि ऐसे भारत, और आईआईटी की फीस, इंजीनियरिंग की फीस आपने इतना बढ़ा दिया कि इस देश का जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना छोड़ दे, ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दिया। और भारत के और सरकार के स्कूलों की वो स्थिति आपने बना दिया कि जहां शिक्षा है वहां गरीब पढ़ा नहीं सकता, और जहां गरीब पढ़ा रहा है वहां की शिक्षा से उसको रोजगार नहीं मिल सकता। तो वन नेशन और वन इलेक्शंस की बात करने से पहले नरेंद्र मोदी जी को वन एजुकेशन और वन नेशन की बात करनी चाहिए। और जिस शिक्षा में ही दो तरह का शिक्षा होगी तो दो तरह का भारत तो बनेगा ही। और ये बीजेपी का लक्ष्य रहा है कि ऐसे भारत का निर्माण करो जहां एक तरफ मजदूर हो और एक तरफ मालिक हो। तो ये गैपिंग जब से बीजेपी आई है तब से लगातार हो रही है। किसानों, कृषि का किसानों की जो आय दुगनी करने की बात हुई, किसान की जमीन सुधार का जो मामला रहा, उस पर भी जिस ढंग से सरकार को काम करना चाहिए था सरकार ने नहीं किया। खाद, बीज, दवा को महंगा कर दिया, और उनकी जो एमएसपी है वो इतना कम है कि किसान खेती सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जा रही है, जिस तरीके से सभी विपक्ष के जो दल हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर से सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बाहर, जो अभी अगर बात करी जाए कि विधानसभा चुनाव था उसमें भी अच्छी बहुमत लेकर के आई, और जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है निरंतर वो जनता उसके सपोर्ट कर रही है, तो आखिरकार ये क्या कारण है कि अगर उसमें इतनी कमियां हैं तो जनता उनको क्यों सपोर्ट कर रही है? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी अपने काम से नहीं चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मैनेजमेंट से चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो काम के नाम पर वोट मांग सके। कोई ऐसा रिलीफ इस देश की आवाम को नहीं दिया है जिससे कि आवाम ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना नोट हो गया है और लगातार एक तरह का ऐसा तबका खड़ा हो रहा है जिसके सामने बड़े चैलेंज हैं, इलाज के लिए, रोटी के लिए, दवा के लिए, तमाम सारे चैलेंज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मैनेजमेंट को इतना मजबूत कर लिया है पैसे के दम पर कि वो जनता के वोट को खरीद ले रही है। अब जनता के वोटों को खरीद लेना, ईवीएम को मैनेज कर लेना, ये तमाम सारे फंडे हैं जिसकी वजह से बीजेपी जहां चाह रही है वहां सरकार बना ले रही है, और जहां जो स्थिति चाह रही है वो स्थिति अपनी बना ले रही है। आपने देखा होगा विगत चुनाव में जहां पर ईवीएम, आज चुनाव हुआ 2 दिन के बाद काउंटिंग हो गई, उन किसी भी जगहों पे बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, या उन क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन कमजोर हो जा रहा है, और जहां उसे गैपिंग मिल जा रही है 10 दिन की, 8 दिन की, 15 दिन की, वहां वो ईवीएम को सेट करके जो चाह रही है वो रिजल्ट ले रही है। आपने देखा होगा यूपी के 2022 का चुनाव शुरू हुआ पश्चिम से और आया पूर्वांचल तक चुनाव। लास्ट चरण के बाद हम लोगों का चुनाव था, उसके बाद तुरंत काउंटिंग हुई, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पश्चिम में गैपिंग अच्छी मिल गई तो रिजल्ट गड़बड़ा गया। तेलंगाना में चुनाव के 2 दिन बाद काउंटिंग हो गई, बीजेपी की सरकार चली गई। कर्नाटका में 2-3 दिन के बाद काउंटिंग हो गई, सरकार चली गई। हिमाचल में काउंटिंग हो गई, सरकार चली गई। तो जहां बीजेपी को गैपिंग नहीं मिल रही है वहां सरकार इसकी चली जा रही है, और जहां ईवीएम को सेट करने का टाइम मिल जा रहा है वहां अपनी सरकार बना ले रही है। तो जब तक ईवीएम है
तब तक लोकतंत्र पूरी तरह से संदेह के दायरे में खड़ा है। जनता को अपने मत और अपने वोट देने का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है, वरना जनमानस के लिए इसने क्या किया है? जनमानस सामाजिक न्याय को कमजोर कर दिया, आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया, गरीबी रेखा से नीचे कम है। तब तक लोकतंत्र पूरी तरह से संदेह के दायरे में खड़ा है। जनता को अपने मत और अपने वोट देने का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है, वरना जनमानस के लिए इसने क्या किया है? जनमानस सामाजिक न्याय को कमजोर कर दिया, आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में का अनुपात बढ़ा दिया, देश में 20 लाख करोड़ से ज्यादा देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया, और वे पूंजीपति जो कभी बैंकों का कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, वही पूंजीपति उसी बैंक को खरीद लिए। ये पॉलिसी रही है, इस सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी रही है। तो कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और प्रदेश इनके साथ है, जनता आवाम साथ है? बस ये इनके साथ मजबूती से ईवीएम है, जिसकी वजह से ये चुनाव को मैनिपुलेट कर ले रहे हैं और अपने हिसाब से रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी और आपसे चाह रहे थे, जिस तरीके से ईवीएम की बात करी जा रही है, तो ईवीएम को लेकर के जो पहली बार ये कहा जा रहा था कि ईवीएम हैक हुआ है, इस तरीके से किया गया है, तो उस व्यक्ति ने भी एक पार्टी बनाई थी, और पार्टी में जब वो मैदान में उतरा, कई कैंडिडेट यहाँ लखनऊ से भी लड़े थे, तो जिस तरीके से एक बात करी जाए कि सुल्तानपुर और कई जगहों, कई जनपदों से चुनाव लड़े थे लोग, तो फिर ईवीएम को उसने दोबारा क्यों नहीं हटा कर लिया? भाई साहब, जिसकी सरकार है जी, और जिसकी इंटरनेशनल पॉलिसी मजबूत है जी, जिसके साथ अमेरिका और इजराइल खड़ा है, वो ईवीएम को हैक कर पाएगा जी, वो ईवीएम को मैनिपुलेट कर पाएगा जी, और मोदी के साथ ये सारी चीजें हैं जी, सत्ता है, ईवीएम को मैनिपुलेट करने वाले टेक्नोलॉजी उनके पास है, कर ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी दूसरा कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है, और कांग्रेस और बीजेपी तो आपस में गेम खेल रही। अब तो सियासत ऐसी आ गई है कि ये दोनों की जड़ें एक है, और दोनों ऐसे मिलकर के सब देश को ले जा रहे हैं कि ये राज हम दे रहे हैं, ये राज तुम ले लो, ये बांट के राजनीति कर रहे हैं और क्षत्रिय पार्टियों को खत्म करने की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस देश में एक बड़े जनवादी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पड़ गई है, और बिना क्रांति के रद्दोबदल अब इस देश में होने वाला नहीं है। जिस तरफ बढ़ गया है, लोकतंत्र सिर्फ कहने को रह गया है। जब चुनाव ही नहीं निष्पक्ष होगा तो लोकतंत्र किस बात का? जब चुनाव को ही मशीन के द्वारा मैनिपुलेट कर दिया जाएगा तो जनता के जनमत का क्या मतलब रह गया? भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक बड़े क्रांति की तरफ अग्रसर कर दिया है, और इस देश का वर्ग, खासकर से गरीब तबका, निश्चित तौर पर 10 सालों तक जाते जाते इस कंडीशन पे खड़ा हो जाएगा, वो क्रांति के लिए मजबूर हो जाएगा। जहाँ तक अगर गरीब तबके की बात करी जाए, जिस तरीके से उसको राशन मिल रहा, उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है जो सरकार इस समय करा रही है, जिस तरीके से हम लोग लगातार जो खबरें आती हैं उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो गरीब तबका कहाँ से खत्म हो जाए? क्योंकि गरीब तबके की अगर बात करिए तो लगातार सरकार उसको सारी सुविधाएं तो मुहैया करा रही है, मकान भी उनको दे रही है, उनके लिए सारी सुविधाएं। और अगर कांग्रेस की बात करी जाए, इससे पहले अगर कांग्रेस सेंट्रल में थी तो कांग्रेस भी तो वही काम कर रही थी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं, और इनकी जड़ें भी एक हैं। ये दोनों देश के गरीबों के खिलाफ हैं, देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ हैं, और इन्हें गुलाम बना करके, इन्हें कमजोर बना करके, इन्हें मजबूर बना करके देश में रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें 5 किलो राशन दे रहे हो, आप हमें प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो, अच्छी बात है,
जिस दिन ये बंद कर दोगे उस दिन क्या हालत होगी, उस दिन गरीब क्या करेगा। इसका मतलब आप गरीब एक तबके को इस श्रेणी पर लाके खड़ा करना चाहते हो कि हम हैं तो तुम जिंदा, इसलिए तुम हमारे हिसाब से वोट दो। इस तरह तुम देश के लेकर के जा रहे हो। उन्हें परमानेंट क्या रोजगार दे रहे हो। तो सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जा कहाँ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दोनों देश के गरीबों के खिलाफ हैं, देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ हैं, और इन्हें गुलाम बना करके, इन्हें कमजोर बना करके, इन्हें मजबूर बना करके देश में रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें 5 किलो राशन दे रहे हो, आप हमें प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो, अच्छी बात है। जिस दिन ये बंद कर दोगे उस दिन क्या हालत होगी, उस दिन गरीब क्या करेगा। इसका मतलब आप गरीब एक तबके को इस श्रेणी पर लाके खड़ा करना चाहते हो कि हम हैं तो तुम जिंदा, इसलिए तुम हमारे हिसाब से वोट दो। इस तरह तुम देश से लेकर के जा रहे हो। उन्हें परमानेंट क्या रोजगार दे रहे हो। तो सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जा कहाँ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो लगातार रहेंगे। ये भ्रम भी भारतीय जनता पार्टी का टूटेगा। अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन कुछ क्रांतिकारी पैदा हुए और उनकी चूल्हे हिला दिए। आपको क्या लगता है, अभी हमारे देश की संसद में एक घटना हुई जहां 2 युवक जाते हैं संसद के अंदर और स्मोक बम फोड़ देते हैं। इसको छोटी घटना मत समझिए। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होगा, भाजपा की नीतियों को समझेगा, भाजपा की फांसीवादी और पूंजीवाद की जो कार्यशैली है उसको पढ़ेगा तो भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा। आप गांव के एक गरीब आदमी को 5 किलो राशन दे करके उसे आप संतुष्ट कर रहे हो, लेकिन आप उन लाखों करोड़ों नौजवानों को जो शिक्षा लेकर के रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उन्हें आप कैसे संतुष्ट करोगे। उन्हें तो रोजगार देकर के ही संतुष्ट करोगे। आप आए थे 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर, और जिनके हाथों में रोजगार है उनका भी आप छीन ले रहे हो। और आपको लगता है कि ये नौजवान क्या है, वोटर तो गांव में है, हमने 5 किलो राशन दे करके, तेल दे करके और नमक दे करके अपने पक्ष में खड़ा किया है, हमारे पास वोट बैंक खड़ा है। ये नौजवान भी उन्हीं घरों से निकल करके गए हैं, और बहुत लंबा दौर नहीं गुजरने वाला है। नौजवान जब देश में गरीबी, तंगहाली, बेरोजगारी होगी तो सदन के अंदर भी स्मोक बम फोड़ रहा है। अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।